Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter 12 friction. तो हमने पढ़ लिया था कि फ्रिक्शन क्या होता है. What is friction? फ्रिक्शन क्या होता है? दो वस्तुओं में आपस में जब घर्षण होता है और जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं घर्षण. तो अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. तो फ्रिक्शन कब उत्पन्न होता है? जब दो इरेगुलर वस्तुओं के जो सरफेस है वो आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं. इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम. तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखने में तो बहुत स्मूथ होती है बट उनमें भी इरेगुलरिटीज होती हैं. Irregularities on the two surface lock into one another. When attempt to move any surface, we have to apply force to overcome interlocking. तो जब दो irregular surface के जो irregularities है वो आपस में एक दूसरे को लॉक कर देते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? फ्रिक्शन उत्पन्न होता है. और उस फ्रिक्शन पे ओवरकम पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें फोर्स लगाना पड़ता है. On rough surface, there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. तो दो सरफेस जिसमें एक सरफेस बहुत ज्यादा रफ है तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें irregularities बहुत ज्यादा होती हैं. We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. अगर दो सरफेस को बहुत ज़्यादा हार्डली उसको प्रेस किया जाए तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. और इसको आप कैसे प्रयोग करके देख सकते हैं? जब मैट के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे खींचना जो है कितना इजी होता है, या फिर कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर नहीं बैठा है तो उसे खींचना कितना इजी होता है या फिर कितना डिफिकल्ट होता है. The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. तो जब जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी रेस्ट पोजीशन की वस्तु को, उसके फ्रिक्शन कब खत्म होगा? जब हम उस वस्तु को मूव करेंगे, मतलब जब वो वस्तु मूव करना स्टार्ट करेगी. तो जो फोर्स उसको मूव कराने के लिए हमें चाहिए उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फोर्स. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measuring of sliding force. और दूसरी तरफ जब कोई वस्तु मोशन में है और हम उसकी स्पीड को बनाए रखने के लिए उसके ऊपर फोर्स यूज कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. तो जब भी कोई बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट करती है तो उनके बीच का जो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट पॉइंट होता है, उनको इंटरलॉक करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और वो वस्तु जो है स्लाइड करना स्टार्ट करती है. तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. इसलिए जो वस्तु मोशन में होती है उसे स्लाइड कराना हमारे लिए ज्यादा इजी होता है. फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler earthen pot? Cooler means मिट्टी का जो छोटा पॉट होता है जिसमें चाय पी जाती है, और अ ग्लास टम्बलर या फिर एक कांच की ग्लास लेते हैं. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी. मान लीजिए कि ग्लास के जो आउटर सरफेस है उसमें हम ग्रीस लगा देते हैं या फिर उसमें तेल लगा देते हैं. वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? क्या उसे होल्ड करके रखना ज्यादा इजी होगा या फिर डिफिकल्ट होगा? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर ग्लास के ऊपर फ्रिक्शन न होगा तो क्या हम उसे होल्ड कर सकते हैं? रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर. जब फ्लोर गीला होता है या मान लीजिए रोड पे कीचड़ फैला है तो क्या उस पर मूव करना इजी होता है? कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? तो अगर सतहों के बीच में, सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या उस पर वॉक करना इजी होगा?
यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। यहाँ तक कि फ्रिक्शन के न होने से हम पेन या पेंसिल से पेपर के ऊपर लिख भी नहीं सकते हैं। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particle which stick to blackboard. तो जब टीचर ब्लैकबोर्ड में चौक से लिखती है तो चौक का जो कुछ पार्ट होता है वो ब्लैकबोर्ड में चिपक जाता है। The blackboard could it happen if there is no friction between the chalk and the board. अगर चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या लिखना इजी होगा? If an object started moving, it would never stop if there were no friction. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो अगर सरफेस में जिस सरफेस पर वो मूव कर रही है अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वो स्टॉप भी नहीं होगी। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. तो अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं होगा तो न तो हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर पाएंगे और न ही हम उसे स्टॉप कर पाएंगे और न ही टर्न पे उसके डायरेक्शन को मोड़ पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। यहाँ तक कि बिना फ्रिक्शन के हम दीवार में नेल को भी फिक्स नहीं कर पाएंगे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना फ्रिक्शन के हम कोई बिल्डिंग भी नहीं बना सकेंगे। On the other hand, friction is an evil. दूसरी तरफ फ्रिक्शन हमारे लिए एविल भी होता है। It wear out the material whether they are screw, ball bearing or soles of shoe. You must have been seen worn out step of foot over bridges at railway station. आपके शूज के नीचे एक टाइम के बाद वो घिसने लगता है। तो ये किस कारण से होता है? वो क्यों घिस जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसकी वजह से वो घिस जाता है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट विगिरियसली। रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। फ्रिक्शन के कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? हीट उत्पन्न होती है। इसको हम कैसे प्रयोग करके देख सकते हैं? अगर हम अपने दोनों हाथों को हथेलियों को जोर से रब करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? हाउ डू यू फील? व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। मैच स्टिक को हम क्या करते हैं? मैच बॉक्स के ऊपर जहां पे उसको हम रफ करते हैं स्ट्राइक करते हैं वो सरफेस कैसा होता है? वो रफ सरफेस होता है और उसके कारण उसमें क्या आ जाता है? आग लग जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो जब हम मिक्सी चलाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उसका जार जो है वो गर्म हो जाता है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड हीट। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो जब कोई मशीन चलती है तो मशीन के चलने के कारण उसमें हीट जनरेट होता है जिसके कारण बहुत सारा एनर्जी भी वेस्ट हो जाता है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बढ़ाना या फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. किसी किसी सिचुएशन में हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। Have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor. तो आपके जूते के सोल में नीचे ग्रूव्ड बने होते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपको बेटर फ्रिक्शन मिल पाता है फ्लोर के ऊपर, so that you can move safely, ताकि आप स्लिप ना हो। Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. तो इस तरीके से बुलडोजर में भी क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? उसके ऊपर ग्रिप बना देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जहां पे फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद होता है और जरूरी भी होता है। तो इस पार्ट का जो आगे का है उसको हम इसके बाद वाले पीरियड में पढ़ेंगे।